हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैदम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक। आज हम लोग हमारे इंस्टीट्यूट का 11 फाउंडेशन नीट का जो टेस्ट पेपर है उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे और ये टेस्ट पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इस पेपर का जो कोड है वो HNPT4 कोड नाम से ये पेपर है। वहां पर जाकर आप पेपर देख सकते हैं। ये एग्जैक्ट नीट पैटर्न का पेपर है। इसमें फिजिक्स में 50 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ पर है वो दिया हुआ है, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ मास ऑफ 1 kg एट रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल रफ प्लेन। तो इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल रफ प्लेन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर दे रखा है 0.1, तो हमें कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको मूव कराने के लिए। सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। फोर्स हमें यहाँ पर उतना ही लगाना पड़ेगा जो यहाँ पर Fs मैक्स अवेलेबल होगा। सो F इज इक्वल टू Fs मैक्स विच इज इक्वल टू म्यू n, और n की वैल्यू यहाँ पर mg हो जाएगी। म्यू इज 0.1, मास ब्लॉक का दे रखा है 1 kg और g की वैल्यू क्वेश्चन में 9.8 लेने को कहा है। सो ये हो जाएगा 9.8। दैट मीन्स 0.1 इंटू 9.8 इज 0.98 न्यूटन। इतना फोर्स लगाना पड़ेगा और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। Next question 102. A block moves down a smooth inclined plane of inclination theta. Its velocity on reaching the bottom is v. If it slides down a rough inclined plane of same inclination, its velocity on reaching the bottom is v by n, where n is a number greater than 1. Then the coefficient of friction is given by. So दो identical inclined planes है, उसमें से एक rough है और दूसरा smooth है। एंड स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे वेलोसिटी बॉटम पर एक ब्लॉक की v है और यहाँ पर ये v बाई n है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो यहाँ पर हम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ओके, इनिशियल वेलोसिटी दोनों ही केस में 0 होगी और जो स्मूथ सरफेस है उस पर जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा हमारा g साइन थीटा, और जो थीटा भी दे रखा है। और जो रफ सरफेस है, रफ सरफेस पर ब्लॉक पर इस तरफ तो लगेगा mg साइन थीटा और दूसरी तरफ से जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शन, दैट विल बी म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा। सो नेट फोर्स यहां पर आ जाएगा mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। सो एक्सेलरेशन हो जाएगा g साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। एंड देन वेलोसिटी हम कैसे लिख सकते हैं? दोनों पर डिस्टेंस सेम है। सो वेलोसिटी अगर थर्ड इक्वेशन से लिखें हम, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर विच इज 0 प्लस 2a एंड s। तो यहां पर हमारी जो वेलोसिटी है वो सिर्फ एक्सेलरेशन पर डिपेंड करेगी, डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है। तो स्मूथ सरफेस पर ये v है और यहां पर ये v बाई n है। सो इसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू, स्मूथ सरफेस पर एक्सेलरेशन है g साइन थीटा एंड रफ सरफेस पर एक्सेलरेशन है g साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ओके, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। v स्क्वायर यहां से कैंसिल हो गया, n स्क्वायर ये ऊपर पहुंच गया एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस वुड बिकम n स्क्वायर साइन थीटा माइनस म्यू n स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, g ये कैंसिल हो गया। ओके, सो साइन थीटा वाले सारे टर्म्स एक तरफ ले लेते हैं, ये उधर चला गया। एन स्क्वायर साइन थीटा हम कॉमन कर लेंगे, देन हमारे पास बचेगा एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको हम इस साइड में लेकर आ जाएंगे, दिस वुड बिकम म्यू एन स्क्वायर कॉस थीटा। सो हमें म्यू की वैल्यू चाहिए। म्यू इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टैन थीटा एंड देन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये हो जाएगा। सो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही होना चाहिए। Next question 103. A car is moving with uniform velocity on a rough horizontal road. Therefore, according to Newton's first law of motion, no force is being applied by its engine. कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, रफ सरफेस पर अगर मूव कर रही है तो उस पर फ्रिक्शन तो जरूर ही लग रहा होगा एंड एक फोर्स लग रहा है तो दूसरा फोर्स वहां पे चाहिए। नेट फोर्स जीरो करने के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो होना है, नेट फोर्स जीरो होना है। तो अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो कहीं ना कहीं से एक एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन के ऑपोजिट लगना चाहिए, विच विल बी प्रोवाइडेड बाय द इंजन। सो फोर्स इज श्योरली बीइंग अप्लाइड बाय इट्स इंजन। जो ऑप्शन बी है वो इसका सही ऑप्शन होगा। 104.
A motorcyclist of mass m is to negotiate a curve of radius small r with a speed v. The minimum value of the coefficient of friction so that this negotiation may take place safely. तो हमें मालूम है कि किसी कर्व्ड सरफेस पर, किसी लेवल रोड पर जब टर्न लेना होता है तो वहां पर जो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है दैट इज इक्वल टू म्यू आर जी. सो यहां से अगर हमें म्यू की वैल्यू लिखना हो दैट वुड बिकम v स्क्वायर अपॉन आर जी. ठीक, तो इस हिसाब से जो आंसर इसका होगा v स्क्वायर अपॉन जी आर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन 105. द ब्लॉक ए इन फिगर. सो यहां पर फिगर देख लेते हैं क्या बना हुआ है. इस तरह से ये एक ब्लॉक है, ये रस्सी से बना हुआ है, उसी रस्सी से एक दूसरा ब्लॉक बना हुआ है और रस्सी यहां पर क्लैंप की गई है. यहां पर एंगल वेंगल भी दे रखा है. ये ब्लॉक ए हमारा और इसका The block A in figure weighs 100 Newton. इसका जो weight है वो 100 Newton दे रखा है. The coefficient of static friction between the block and the table is 0.25. So यहाँ पर block और table के बीच में coefficient of friction दे रखा है. The weight of block B is maximum for the system to remain in equilibrium. तो block ये है B. अब इसका मास इतना है कि ये सिस्टम just equilibrium में, मैक्सिमम वेट है यहाँ पर. इसका मतलब कि इस ब्लॉक पर इधर से मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा और इस रस्सी में टेंशन जो है उसको क्वेश्चन में T1 दिया है और यही T1 टेंशन पूछ रहे हैं हमसे. तो T1 को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, Fs max, and Fs max is equal to mu n. mu is 0.25 एंड नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर इसके वेट के बराबर होगा विच इज 100 न्यूटन. वो सीधा सीधा दे रखा है. सो ये यहाँ से आंसर आ गया 25 न्यूटन इज द टेंशन T1 स्ट्रिंग में. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है. इस तरह से एक ब्लॉक है और इसका जो मास है वो √3 kg है और यहाँ पर एक फोर्स इस तरह से लग रहा है 60 डिग्री एंगल पर. ये F फोर्स लग रहा है. So a block of mass √3 kg resting on a horizontal surface of force F is applied on the block as shown in figure. If coefficient of friction between the block and the surface be 1/2√3. So यहाँ पर mu की वैल्यू 1/2√3 ये दे रखा है. What can be the maximum value of F so that block does not start moving? तो यहाँ पर ये वाला फोर्स मैक्सिमम हम कितना लगा सकते हैं ताकि ब्लॉक स्लिप ना करे. तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो F है इसको हम रिजॉल्व करेंगे. ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा. तो यहाँ पर जो फोर्स ब्लॉक को मूव कराएगा दैट विल बी F cos 60 डिग्री और वर्टिकली डाउनवर्ड जो फोर्स होगा दैट विल बी F sin 60. नॉर्मल एक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा और इसका वेट √3g वो नीचे की तरफ हो जाएगा. एंड यहाँ पर क्या लग रहा होगा, मैक्सिमम फोर्स की बात कर रहे हैं तो ये जो फोर्स होगा ये हमारा Fs max होगा. इसका मतलब जो फोर्स राइट साइड में लग रहा है वो इस Fs max के बराबर होगा. ओके, सो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. वी कैन राइट F cos 60 इज इक्वल टू Fs max और Fs max को क्या लिख सकते हैं हम, म्यू n. और n अगर हम यहाँ पे देखें तो n ऊपर की तरफ है और F sin 60 और √3g ये नीचे की तरफ है. सो n की वैल्यू आ जाएगी F sin 60 प्लस √3 इंटू g, ये आ जाएगी वैल्यू. और यहां से हमें F कैलकुलेट करना है. इसमें इसको मल्टीप्लाई करके F को हम इस साइड में लेकर आ जाते हैं. सो क्या क्या कॉमन हो जाएगा, cos 60 माइनस म्यू sin 60 इज इक्वल टू म्यू √3g ये हो जाएगा. सो यहां से F की वैल्यू हमें मिल रही है. म्यू की वैल्यू अगर हम 1/2√3 रखेंगे तो ये √3 कैंसिल हो जाएगा और g की वैल्यू अगर हम 10 लेंगे तो नीचे जो 2 है वो 10 को कैंसिल करके 5 बना देगा. एंड देन जो डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा, cos 60 which is 1/2 simply minus mu 1/2√3 and then sin 60 is √3/2. So ये √3 कैंसिल हो गया. 1/2 into 2 1/4. 1/2 minus 1/4 is 1/4 and 4 ऊपर चला जाएगा तो 5 into 4 becomes 20 न्यूटन. So मैक्सिमम हमें जो फोर्स लगाना है यहाँ पर ब्लॉक को मूव कराने के लिए या ब्लॉक मूव ना करे that would be 20 न्यूटन. So option A is the right answer. Next 107, a block of mass small m is in contact with the cart C as shown in the figure. तो इस तरह से कार्ट है और उसके वर्टिकल सरफेस के कांटेक्ट में एक ब्लॉक है और ये जो कार्ट है इसका एक्सेलरेशन दे रखा है अल्फा. The coefficient of static friction between the block and the cart is mu. The acceleration alpha of the cart that will prevent the block from falling satisfies. तो इसका जो वेट है वो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है और यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा
वो ऊपर की तरफ लगेगा। अब ये जो फ्रिक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे क्या लगेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यही नॉर्मल रिएक्शन जो होगा हॉरिजॉन्टल में, उस पर नेट फोर्स है। तो इस नॉर्मल रिएक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से वो कार्ड के साथ चल रहा है। सो ये अल्फा दिया हुआ है, ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो गई। तो अब कम से कम इतना नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए, सॉरी एक्सेलरेशन होना चाहिए कि नॉर्मल रिएक्शन की वजह से यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है, वो उसके वेट को बैलेंस कर ले। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। सो mg is equal to fs max which is equal to mu n and n is equal to m अल्फा। ठीक, सो यहां से अल्फा की मिनिमम वैल्यू आ गई। इससे ज्यादा अल्फा होगा तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा, नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा तो fs max ज्यादा अवेलेबल होगा, और फिर mg को बैलेंस करने के लिए कम फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी, fs max नहीं लगेगा। लेकिन इतना अगर एक्सेलरेशन है तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन वेट को बैलेंस करेगा। सो मिनिमम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g अपॉन म्यू। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू g बाई म्यू से ज्यादा होनी चाहिए। सो ऑप्शन अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा, इक्वल टू भी हो जाएगा। नेक्स्ट 108, a body of weight 50 Newton placed on a horizontal surface is just moved by a force of 28.2 Newton। तो इस तरह से एक सरफेस पर ब्लॉक है और यहाँ पर जो फोर्स लगाया जा रहा है, ये फोर्स है 28.2 न्यूटन। अब अगर आपने ये प्रैक्टिस की होगी तो ये नंबर देखकर आप समझ जाएंगे कि ये 14.1 का डबल है और 14.√2 का 10 टाइम्स होता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता हो, आ रहा हो। और ये एंगल जो है ये 45 डिग्री दे रखा है और इसका जो अपना वेट है वो 50 न्यूटन है। सो द फ्रिक्शनल फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शंस आर, सो ये लिखा हुआ है कि इट इज मूव्ड बाय अ फोर्स दैट। सो ब्लॉक अगर मूव कर रहा है तो सिंपली यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा एंड नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से है। इस वाले फोर्स को अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा 28.2 एंड देन cos 45, और cos 45 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/√2 लिख सकते हैं। ठीक, और इसको अभी हमने बताया ये क्या चीज है, 14.1 का डबल है और 14.1 क्या है, 1.41 का 10 टाइम्स है। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 20√2 लिख सकते हैं। यस, दिस इज 20√2 एंड देन 1/√2 है। सो हमारे पास बचा ये 20 न्यूटन। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 20 न्यूटन आ रहा है जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। सिमिलरली ये वाला कंपोनेंट भी क्या होगा, 28.2 sin 45 व्हिच इज आल्सो 1/√2। तो ये वाला कंपोनेंट भी 20 आ जाएगा। सो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हम देख सकते हैं, n + 20 इज 50। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन कितना है, 50 - 20 30 न्यूटन, और जो फ्रिक्शन है वो किसके बराबर होगा, 20 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक, ये वाला फोर्स इसको जस्ट मूव कर ले रहा है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, एफ के भी कह सकते हैं उसको, एफएस मैक्स भी कह सकते हैं। ओके, सो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर, अच्छा अब इसमें क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना होगा कि ऑर्डर, दो चीजें पूछा है तो उसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी बात पहले कर रहा है, तो फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, इसका बहुत ध्यान देना है। यहां पर ये पहले पूछा है, बाद में ये पूछा है, तो 20 एंड 30 ये आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन 30-20 भी हो सकता है, तो उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया लेकिन उसका गलत आंसर लगा सकते हैं। सो 20-30 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, a given block takes n times more time to slide down a 45 degree rough inclined plane as it takes to slide down a perfectly smooth inclined plane, smooth 45 degree inclined plane. The coefficient of kinetic friction between the object and the incline. तो दो आइडेंटिकल इंक्लाइंड प्लेन्स हैं, अभी जैसे क्वेश्चन किया था, और एक रफ है दूसरा स्मूथ है। इंक्लिनेशन दोनों का 45 डिग्री है। रफ पर जो टाइम लग रहा है, रफ सरफेस पर जो टाइम लग रहा है वो स्मूथ सरफेस पर जितना टाइम लग रहा है उसका n टाइम्स है। एंड यहां पर ब्लॉक रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो जो टाइम होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर सेकंड इक्वेशन ध्यान में दें। सो टाइम कैसे लिखा जा सकता है, 2s अपॉन एक्सेलरेशन, ये होता है। सो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी लेंथ मान लेते हैं l है, 2l अपॉन रफ पर जो एक्सेलरेशन होता है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, दैट इज g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, ये होता है। दिस इज इक्वल टू n एंड स्मूथ पर जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा 2l अपॉन एक्सेलरेशन स्मूथ पर होगा सिर्फ g sin थीटा। नाउ यहां पर क्या है, 2l g, ये सब कैंसिल हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करके रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो ये ओपन होकर sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा हो जाएगा, sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा।
एंड ये चीज हो जाएगी साइन थीटा अपॉन एन स्क्वायर, साइन थीटा अपॉन एन स्क्वायर। यहां से हमें द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये कैलकुलेट करना, म्यू की वैल्यू, तो इसको हम इस तरफ लेकर आ जाते हैं, ये इसको ओके हम इसको इस तरफ लेकर आ जाते हैं और साइन थीटा ये हम कॉमन कर देते हैं, दैट वुड बिकम 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा। सो म्यू इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा इनटू 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। ठीक, ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो एंड ऑफ कोर्स जो इंक्लिनेशन है 45 है, सो tan 45 कितना हो जाएगा 1। सो म्यू की वैल्यू जो होगी वो जस्ट 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगी, एंड दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस बिटवीन द ब्लॉक। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन का डायग्राम है उसको बना लेते हैं। इस तरह से ये ब्लॉक है, टेबल के सरफेस पे रखा हुआ है, दूसरा ब्लॉक रस्सी से दूसरी तरफ हैंग कर रहा है, इसका मास 2 kg है, और okay, so the coefficient of static friction mu s between the block A of mass 2 kg and the table as shown in the figure is 0.2. तो यहाँ पर mu की वैल्यू 0.2 है। What would be the maximum value of block B so that the two blocks do not move? यहाँ पर मैक्सिमम मास कितना हो सकता है ताकि दोनों मूव ना करें? तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि इसका जो वेट होगा that would be balanced by the maximum static friction on this 2 kg block. ठीक, so हम सिंपली क्या लिख सकते हैं कि mg is equal to fs max which is equal to mu n, और n की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी 20g अगर हम 10 ले तो, और म्यू की वैल्यू कितनी दे रखा है 0.2, so 0.2 into 20 ये हो जाएगा 4, एंड देन g की वैल्यू 10 अगर हम लेंगे उससे डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम मास b का कितना आ जाएगा 0.4 kg ये आ जाएगा। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, हॉरिजॉन्टल फोर्स, इसका डायग्राम देख लेते हैं। इस तरह से एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ इंक्लिनेशन थीटा है, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जा रहा है। A horizontal force F is applied on a block of mass small m placed on a rough inclined plane of inclination theta. The normal reaction is. So यहाँ पर normal reaction की बात कर रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट होता है mg cos थीटा, एंड ओके रफ इंक्लाइंड प्लेन है, नॉर्मल रिएक्शन पूछा। ओके यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से हो जाएगा, और इस वाले फोर्स को अगर हम रिजॉल्व करें तो यहाँ पर ये थीटा है, ये कंपोनेंट भी थीटा ही होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, सो ये कंपोनेंट f cos थीटा हो जाएगा, और इस तरफ ये जो कंपोनेंट होगा इंक्लाइंड प्लेन की तरफ दैट वुड बी f sin थीटा। सो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा mg cos थीटा प्लस f sin थीटा के बराबर, n इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस f sin थीटा। आई थिंक यही आंसर है, यही पूछ रहे थे हमसे, यस ऑफ कोर्स। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 112, a stone weighing 1 kg and sliding on ice with a velocity 2 meter per second is stopped by friction in 10 seconds. The force of friction. So यहां पर force of friction, यहां पर हम यूज करेंगे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है कि फोर्स, अब इसका एक पहले डायग्राम बना लेते हैं। इस तरह से एक आइस का ब्लॉक है, वो सरफेस पर मूव कर रहा है, तो इस पर सिर्फ और सिर्फ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो उसके लिए रिटार्डिंग फोर्स होगा। तो इधर इसकी वेलोसिटी अगर v है तो इसके ऑपोजिट ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो यहां पर हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम यूज करेंगे। टाइम दिया हुआ है हमें, विच इज इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये टाइम हमें दे रखा, ये वाला फोर्स हमसे पूछ रहे हैं जो कि अकेला फ्रिक्शन है, वही मिल जाएगा हमें सीधा। तो F इंटू टाइम ये हमें दे रखा है 10 सेकेंड, एंड मास ब्लॉक का है 1 kg, फाइनल वेलोसिटी रुक जा रहा है 0 होगी, एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर ऑफ कोर्स ये अपोजिट है, नेगेटिव आएगा, हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/10, दैट इज 0.2 न्यूटन इज द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नो, अब यहां पर आपको ये देखना है कि ऑप्शन सी और ऑप्शन बी, एक में वैल्यू -0.2 है और एक में 0.2 है, तो जब दोनों लिया जा रहा है तो ऑफ कोर्स जो नेगेटिव साइन का है आंसर वही हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 113, a block moving on a surface with velocity 20 meter per second comes to rest because of surface friction over a distance of 40 meter, taking g is equal to 10 meter per second square. The coefficient of dynamic friction is. ओके, सो यहां पर ये सेम क्वेश्चन है, दूसरी चीज यहां पर पूछ रहे हैं। एक इस तरह का ब्लॉक है, ये सरफेस पर मूव कर रहा है,
कितनी वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इस पर फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन की वजह से ये थोड़ी देर के बाद थोड़ी दूर चल के ये रुक जा रहा है। कितनी डिस्टेंस चल रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 40 मीटर डिस्टेंस चल के रुक जा रहा है। ओके, सो कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन, जी की वैल्यू 10 लेना है। यहां पर हम रिटार्डेशन कैलकुलेट करके फिर उसके बाद हम आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट उससे अच्छी अप्रोच ये होगी कि यहां पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करें। अकेला फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से जो वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कांस्टेंट फ्रिक्शन है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली द वर्क डन व्हिच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको हम कैसे लिखेंगे, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हो जाएगा। एंड देन इस फ्रिक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर जो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा उसको हम लिख सकते हैं म्यू एम जी इंटू 40 इज इक्वल टू हाफ एंड देन एम and v square, final velocity is 0 and initial velocity is 20, so this would be 400. okay, so यहां से m और m ये कैंसिल हो गया, म्यू हमें कैलकुलेट करना है, दोनों तरफ नेगेटिव ही आएगा। और ओके, सो यहां से देखिए अगर इस g को हम 10 लेंगे तो ये भी 400 है, तो ये पूरी वैल्यू इस 400 से कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब हमारे पास म्यू की जो वैल्यू बचेगी वो ये है, सिर्फ हाफ, that is 0.5. The coefficient of friction in such case is 0.5, so option A is the right answer. Next, question number 114. A uniform metal chain is placed on a rough table such that one end of it hangs down over the edge of the table. When 1/3 of its length hangs over the edge, the chain starts sliding. Then the coefficient of static friction. So यहाँ पर इस तरह से ये चेन है, इसका 1/3 पार्ट इधर से हैंग कर रहा है, सो 2/3 पार्ट टेबल पर होगा। 1/3 पार्ट जब हैंग कर रहा है तो उस टाइम पर चेन जस्ट स्लिप कर रही है। सो 1/3 है, इसका मतलब इसका जो मास होगा वो m/3 होगा। सो यहां से जो वेट इस एंड पर काम कर रहा है वो m/3 g है, और यहां से Fs मैक्स लग रहा होगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू n लिख सकते हैं, और n की वैल्यू यहां पर किसके बराबर हो जाएगी, 2/3 वेट के बराबर हो जाएगी। ठीक, सो यहां पर हम क्या करा सकते हैं, इधर का जो वेट है m/3 g, इसको इससे बैलेंस करेंगे, दैट इज म्यू n, और n की वैल्यू कितनी है, 2/3 m g। सो g m ये कैंसिल हो गया, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, म्यू इज इक्वल टू सिंपली 1/2, दैट इज 0.5, ये हो जाएगा। So 1/2 फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 115. A block of mass 5 kg is on a rough horizontal surface and is at rest. Now a force of 24 Newton is imparted to it with negligible impulse. If the coefficient of kinetic friction is 0.4 and g is 9.8 meter per second square, then the acceleration of the block. So यहाँ पर इस तरह से एक ब्लॉक है और इस पर हम 24 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पर हमें दे रखा है 0.4, जी की वैल्यू 9.8 लेना है, मास इसका 5 kg है। तो यहां पर एक्सेलरेशन पता करना है कितना होगा। सो यहां से अब इसमें जीरो आंसर नहीं है, ऑप्शन में अगर जीरो होता तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि 24 न्यूटन फोर्स जो लग रहा है वो एफएस मैक्स से कम है, एंड इन दैट केस ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन जीरो आएगा, बट जीरो ऑप्शन में नहीं है, दैट मींस द ब्लॉक इज मूविंग एंड फ्रिक्शन जो लग रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। तो यहां पर एक्सेलरेशन निकालना है 24 न्यूटन माइनस इधर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो कितना लिखा जाएगा, म्यू एन, और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू की वैल्यू है 0.4 और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके वेट के बराबर, विच इज 50 डिवाइडेड बाय मास 5। सो 24 माइनस, अच्छा हाँ, यहां पर हमें g की वैल्यू 9.8 लेना है, तो 5 इंटू 9.8 इस तरह से है। ओके, तो 5 इंटू 0.4 इज 2, and then 2 into 9.8 is 19.6 upon 5. So 24 minus 19.6 is 4.4 upon 5. तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 0.88 meter per second square is the acceleration. So option D is the right answer. Next question: the maximum speed of a car on a rough on a road turn of radius 30 meter if the coefficient of friction between the tires and the road is 0.4 will be. तो यहाँ पर maximum allowed speed एक सर्कुलर ट्रैक पे हमसे पूछ रहे हैं, विच इज इक्वल टू म्यू आर जी। ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी किया है। म्यू की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 0.4, रेडियस यहाँ पर दे रखा है 30 मीटर, और जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं। ओके, ऑप्शंस जो है वो
दूर दूर है, जी की वैल्यू 10 लेने पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम 10 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा और ये बचेगा अंडर रूट में 30। ओके, अंडर रूट 30 जो होगा वो 5 और 6 के बीच में कुछ आएगा। लेट अस सपोज 5.5 है, सो 5.5 इंटू 2 करेंगे तो ये 11 के आसपास आएगा। सो 11 के आसपास जो ऑप्शन है वही हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज आंसर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तो इस तरह से एक वर्टिकल सरफेस है और यहां पर ये ब्लॉक है और इधर से हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। 10 Newton is necessary to just hold a block stationary against a wall. The coefficient of friction between the block and the wall is 0.2. Then weight कितना होगा ब्लॉक का? तो ये फोर्स इतना है कि ब्लॉक जस्ट रुक जा रहा है। इसका मतलब यहां से क्या लग रहा होगा? Fs max लग रहा होगा and that will be equal to weight. ठीक, तो सिंपल, weight is equal to Fs max which is mu n. म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 0.2 और नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो इसके ऑपोजिट होगा which is equal to 10 न्यूटन। ठीक, सो यहां पर जो वेट है वो आ गया 2 न्यूटन। 2 न्यूटन, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 118। A body is coming with a velocity of 72 km per hour on a rough horizontal surface of coefficient of friction 0.5. If the acceleration due to gravity is 10, find the minimum distance it can be stopped. तो यहां पर स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अब एक चीज ये हमने करा रखा है कि अगर रफ सरफेस पर कोई ब्लॉक मूव कर रहा हो, सिर्फ फ्रिक्शन वहां पे काम कर रहा है, तो जो रिटार्डेशन होता है दैट इज इक्वल टू म्यू जी होता है। और रिटार्डेशन अगर हमें मालूम है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हम कैसे लिख सकते हैं? u स्क्वायर अपॉन 2a, इस तरह से लिखा जाता है। u इज इनिशियल वेलोसिटी विच इज 72 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 20, सो 20 इंटू 20 अपॉन 2 एंड देन a इज म्यू जी। म्यू की वैल्यू दे रखा है 0.5 एंड g की वैल्यू हम यहां पर 10 ले सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 1 और ये 10 इससे कैंसिल हो गया, सो 20 इंटू 2 इज 40 मीटर। 40 मीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस आफ्टर विच द बॉडी स्टॉप्स। नेक्स्ट, 119, a block B is pushed momentarily along a horizontal surface with an initial velocity v। तो इसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। यहां पर इस ब्लॉक को हमने v वेलोसिटी से पुश किया है। इफ म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, द ब्लॉक विल कम टू रेस्ट आफ्टर अ टाइम। तो यहां पर हमसे टाइम पूछ रहे हैं। अब चूंकि यहां पर हमें मालूम है रिटार्डेशन कितना है म्यू जी, तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व कर ले, वो हमारे लिए ज्यादा सही रहेगा। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इज u, a की जगह हम म्यू जी रख सकते हैं, देन t इज इक्वल टू क्या आ गया? v अपॉन म्यू जी। इतने टाइम के बाद ब्लॉक रुक जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 120, द बैक साइड ऑफ अ ट्रक इज ओपन। तो ये एनसीईआरटी का बहुत फेमस क्वेश्चन है। इस तरह से एक ट्रक है और इसका जो बैक साइड है या रियर एंड है वो ओपन है और यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जो ओपन एंड है उससे 40 मीटर 5 मीटर की डिस्टेंस पर है और इसका अपना वेट जो है वो 40 kg है। is placed 5 meter away from the rear end. The coefficient of friction between the box and the surface of the truck is 0.15. The truck starts from rest with 2 meter per second square. इस ट्रक का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और किसी सरफेस पर अगर कोई ब्लॉक रखा हुआ है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ताकि ब्लॉक मूव ना करे वो होता है म्यू जी। म्यू की वैल्यू यहां पर 0.15 है और जी अगर हम 10 ले लें तो यह आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहां पर जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो ट्रक के एक्सेलरेशन से कम है, इसका मतलब ब्लॉक उस पर स्लिप करेगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? ट्रक पर ही एक ऑब्जर्वर इमेजिन करते हैं और यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ट्रक का सरफेस राइट साइड में चल रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक लेफ्ट साइड में जाएगा। ट्रक ब्लॉक को लेफ्ट में नहीं जाने देगा, वो राइट साइड में फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, एंड ओके, और यहां पर जो ये ऑब्जर्वर है ये इसके ऊपर, ये ऑब्जर्वर क्या है? ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो ये इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगा देगा इस तरफ। ठीक, तो अब इस ऑब्जर्वर के लिए जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा, अब ब्लॉक उसके साथ ट्रक के साथ चलेगा नहीं, मतलब ट्रक के सरफेस पर स्लिप करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो इस ऑब्जर्वर के लिए इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा ट्रक के सरफेस पर, दैट वुड बी सूडो फोर्स ma माइनस म्यू mg डिवाइडेड बाय m, ये हो जाएगा। सो m ये हमने कैंसिल कर लिया,
a माइनस म्यू जी ये आएगा, और a की वैल्यू दे रखा है 2 और म्यू जी अभी हमने कैलकुलेट किया दैट इज 1.5, सो दिस इज 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑन द सरफेस ऑफ ट्रक, या इस ऑब्जर्वर के लिए। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, द ट्रक स्टार्ट्स एंड देन कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रक व्हेन द बॉक्स फॉल्स ऑफ। तो अब ये एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन से ब्लॉक जब गिरेगा तो कितनी डिस्टेंस चलेगा, 5 मीटर। 5 मीटर डिस्टेंस चलने में उसको टाइम कितना लगेगा ये कैलकुलेट करेंगे, एंड देन उसी टाइम में ट्रक कितना आगे मूव किया है ये हमसे पूछ रहा है। सो सेकेंड इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये ट्रक के फ्रेम में हम कर रहे हैं, ये डिस्टेंस ट्रक पर 5 मीटर चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन जो है ये हाफ और एक्सेलरेशन ये भी हाफ है, हाफ हाफ 4 हो जाएगा, तो यहां पर आएगा तो ये 20 हो जाएगा, सो टी स्क्वायर इज 20, और टी स्क्वायर की अभी हमें जरूरत भी पड़ेगी। नेक्स्ट अब हमें ट्रक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो ट्रक के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। ग्राउंड फ्रेम में हाफ at स्क्वायर, ट्रक रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, हाफ एक्सेलरेशन ट्रक का 2 है, और टी स्क्वायर ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 20, सो ये इससे कैंसिल हो गया, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रक इज 20 मीटर, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Next, 121, a block is kept on an inclined plane of inclination theta and length L. The velocity of the particle at the bottom of the incline is. तो इस तरह का एक रफ इंक्लाइन प्लेन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बॉटम पर स्पीड क्या होगी, ये पहले भी इस तरह का कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा, थर्ड इक्वेशन से हम इसको निकाल सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर इज 0, सो 2a, और एक्सेलरेशन इस तरह के सरफेस पर क्या होता है, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इनटू डिस्टेंस l, ये हो जाएगा। सो v को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2gl इनटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये हम लिख सकते हैं। सो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 122, a body of mass 2 kg is kept by pressing to a vertical wall by a force of 100 Newton. तो इस तरह से एक वर्टिकल वॉल है और ये बॉडी है, इसका मास 2 kg है, और इसको हमने 100 न्यूटन फोर्स लगाकर प्रेस किया हुआ है, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द बॉडी 0.3, देन द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू। अब ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, यहां पर फ्रिक्शन कितना लग रहा है, जरूरी नहीं है कि एफएस मैक्स लग रहा होगा। यहां पर इसका वेट डाउनवर्ड 20 न्यूटन है, तो इसको होल्ड करने के लिए ऊपर से सिर्फ 20 न्यूटन फोर्स की जरूरत है। लेट अस फाइंड कि एफएस मैक्स कितना अवेलेबल है। सो एफएस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एन, म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 0.3 एंड ये 100 न्यूटन, तो ये हो गया 30 न्यूटन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 30 न्यूटन अवेलेबल है, लेकिन हमें जरूरत कितनी है, सिर्फ 20 की। इसका मतलब फ्रिक्शन जो लगेगा वो कितना लगेगा, सिर्फ 20 न्यूटन लगेगा, नॉट 30। सो इसका जो आंसर होगा that is answer option B is the right answer. 123, two masses A and B of 15 kg and 10 kg. डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से, यहाँ पर ये 15 kg है और ये पुली से दूसरा मास हैंग कर रहा है, ये 10 kg है, are connected with a string passing over a frictionless pulley fixed at the corner of a table. The coefficient of friction between the table and the block is 0.4. यहाँ पर coefficient of friction 0.4 दे रखा है। The minimum mass C that may be placed on A to prevent it from moving. तो इसके ऊपर अगर हमें कुछ मास रखना होगा तो वो कितना होना चाहिए ताकि ये सिस्टम मूव ना करे। अब यहाँ पर क्या होगा, इधर जो इसका वेट है 10G, वो यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा एफएस मैक्स से, इसकी मैक्सिमम फोर्स की, मैक्सिमम मास की बात कर रहे हैं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 10G इज इक्वल टू एफएस मैक्स विच इज म्यू एन, और यहाँ का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो m और 15 दोनों को ही वेट को बैलेंस करेगा, दैट इज m प्लस 15 इंटू जी, ये हो जाएगा। g दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, m की वैल्यू कैलकुलेट करना है, म्यू इज 0.4, तो 100 अपॉन 0.4 विल बी 25, ठीक, एंड फिर इधर से 15 लाके माइनस कर देंगे, सो m इज इक्वल टू कितना आ गया 10 kg. So option A is the right answer. Next, 124. A force of 20 Newton is applied on a body of mass 5 kg resting on a horizontal plane. The body gains a kinetic energy of 10 joule after it moves a distance of 2 meter. Then the frictional force. तो यहाँ पर एक इस तरह की बॉडी है और इस पर 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, फ्रिक्शन भी लग रहा है यहाँ पर। इसका मास 5 kg है। The body gains a kinetic energy 10 joule after it moves a distance of 2 meter. तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, तो यहाँ पर सबसे अच्छा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 20 माइनस एफ,
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब सिंपल काइनेटिक एनर्जी की ही बात कर रहे हैं, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0। देन फ्रिक्शनल फोर्स ये हमें कैलकुलेट करना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 10, सो 10/2 ये 5 हो जाएगा, सो 20 माइनस F इज 5 और F इज इक्वल टू 20 माइनस 5 दैट इज 15 न्यूटन। So option B is the right answer. 125. A boy of mass 100 gram is sliding from an inclined plane. A body होगा. A body of mass 100 gram is sliding from an inclined plane of inclination 30 degree. What is the frictional force experienced? तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह का एक inclined plane है, इंक्लिनेशन इसका 30 डिग्री है और इस तरह की एक बॉडी नीचे स्लिप कर रही है। सो जो बस फ्रिक्शन लग रहा है वो हमसे पूछ रहे हैं, दैट वुड बी सिंपली म्यू एम जी कॉस थीटा। ये हो जाएगा, म्यू की वैल्यू यहां पर दे रखा है 1.7, मास इसका है 100 ग्राम दैट इज 0.1 kg, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं एंड देन कॉस 30 इज √3/2, इस तरह से लिख सकते हैं हम। तो ये 10 और 0.1 ये 1 हो जाएगा, सो हमारे पास बच रहा है 1.7। अब ऑप्शन के हिसाब से अगर इसको हम लिखें तो 1.7 इंटू √3 इंटू हाफ, ये हो जाएगा, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Now, question number 126. The coefficient of static friction mu s between the block A of mass 2 kg and the table as shown in the figure is 0.2. तो इस तरह से ये एक 2 kg ब्लॉक है, यहाँ पर ये रस्सी से बंधा हुआ है और पुली से दूसरी तरफ एक ब्लॉक है, उसको B लिखा हुआ है। आगे पढ़ते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर 0.2 है। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ब्लॉक B, मैक्सिमम मास वैल्यू ऑफ ब्लॉक B सो दैट द टू ब्लॉक्स डू नॉट मूव। तो यहाँ पर मैक्सिमम मास कितना हो सकता है, तो इसका जो वेट हो जाएगा यहाँ पर mg हो जाएगा, और इसकी मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो यहाँ से fs मैक्स लग रहा होगा। ठीक, तो इसको हम किससे इक्वेट करा सकते हैं, mg इज इक्वल टू fs मैक्स विच इज इक्वल टू म्यू, और म्यू n यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू जी हो जाएगा। सो g और g ये कैंसिल हो गया एंड देन m इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू, और म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 0.2, तो 0.2 इंटू 2 दैट वुड बी 0.4 kg, ये हो जाएगा। सो इसका आंसर डी जो है, ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट 127, a body presses a book against the front wall। तो इस तरह से एक वॉल है, उसके अगेंस्ट में बुक को हम प्रेस कर रहे हैं, such that the book does not move, the force of friction between the wall and the book is। सो बुक जो है ये नीचे स्लिप करना चाह रही है, तो उसको स्लिप करने से रोकने के लिए जो फ्रिक्शन यहाँ पर एक्ट करेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो बस इतना ही पूछ रहे थे, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 128, a wooden box of mass 8 kg slides down an inclined plane of inclination 30 degree to the horizontal with a constant acceleration of 0.4 meter square, 0.4 per meter square. What is the force of friction between the box and inclined plane? So यहाँ पर इस तरह से एक inclined plane दे रखा है और इस पर एक ब्लॉक है, वो नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है with constant acceleration। तो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन दे रखा है। अब हम इसको एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं, g sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये हम लिख सकते हैं। बट हमें इससे यहाँ पर सिंपली हमसे फ्रिक्शन पूछ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं कैलकुलेट करना है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। इसका एक्सेलरेशन है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg sin थीटा, और यहां से फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, यही हमें कैलकुलेट करना है। सो वी कैन राइट mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू, ये हो गया नेट फोर्स विच इज इक्वल टू ma। तो फ्रिक्शन अगर यहां से हम कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा, इसको उधर ले गए, mg sin थीटा माइनस ma, तो m हम कॉमन कर लेते हैं, देन g sin थीटा माइनस a, ये हो जाएगा। मास जो ब्लॉक का है वो 8 kg दे रखा है, और g की वैल्यू अगर हम 10 ले लें और इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, तो ये 10 एंड 30 sin 30 इज हाफ, तो ये हो गया 5, और जो एक्सेलरेशन है वो 0.4 है, तो 5 माइनस 0.4 ये हो जाएगा। 5 माइनस 0.4 विल बी 4.6 एंड देन 4.6 इंटू 8 ये हम कर लेंगे। ओके, 4.6 इंटू 8,
36.8 न्यूटन। ये हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। ऑप्शन ए is the right answer. Question number 129. A passenger is traveling in a train moving at 72 km per hour. His suitcase is kept on a berth. The driver of the train applies brakes such that the speed of the train decreases at a constant rate of 36 km per hour in 5 seconds. What should be the minimum coefficient of friction between the suitcase and the berth if the suitcase is not to slide during the retardation of the train? तो यहां पर जो रिटार्डेशन है, ट्रेन की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर पर आ जा रही है, तो 72 जो है वो 20 है और 36 इज 10 और कितनी देर में? 5 सेकेंड में। तो जो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन यहां पर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर एक सूटकेस है उसको स्लिप नहीं करना है तो किसी भी सरफेस पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ताकि ब्लॉक स्लिप ना करे वो होता है a max is equal to mu g। सो यहां से हमें म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी, दैट वुड बी एक्सेलरेशन अपॉन जी। जी की वैल्यू हम यहां से ले सकते हैं, ओके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, सो इसको हम 9.8 लेंगे। यस, जो ऑप्शन है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसको हम लिखेंगे यहां पर 9.8 एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/49 या फिर 1/4.9 या फिर 10/49। तो इसी तरह से ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 10/49 ऐसे करके लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130। अ ब्लॉक is lying static on the floor. The maximum value of static friction on the block is 10 Newton. If a horizontal force of 8 Newton is applied to the block, what will be the frictional force? So FS max यहाँ पर अभी भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें गलती कर सकते हैं हम। वैसे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ, अगर वो दिया होता तो और ज्यादा चांसेस थे गलती करने के। एफएस मैक्स यहाँ पर दिया हुआ है 10 न्यूटन और हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो 8 न्यूटन लगा रहे हैं और ये ब्लॉक अगर मूव नहीं करेगा ऑफ कोर्स नहीं करेगा, तो इधर से जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा 8 के ही बराबर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 131. A rough vertical board has an acceleration a so that a 2 kg block pressing against it does not fall. The coefficient of friction between the block and the board should be. तो ये क्वेश्चन एक तरह से रिपीट हो गया है। इस तरह से ये बोर्ड है, उसके अगेंस्ट में एक ब्लॉक है और इसका मास 2 kg है, तो ये एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए ताकि ये स्लिप ना करे? ये भी हमने थोड़ी देर पहले किया था। यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा उसको हम क्या लिखेंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। एंड जो एफएस मैक्स होगा वो किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। एफएस मैक्स को क्या लिखेंगे? म्यू एन, एन इज ma इज इक्वल टू mg। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ रहे हैं, नो द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिनिमम यहां पर कितना होना चाहिए? g/a होना चाहिए, ठीक। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन g/a, ये हो जाएगा। सो ऑप्शन A will be the right answer. Next, 132. A man is standing at the center of a frictionless pond of ice. How can he get himself to the shore? तो अब यहाँ पे फ्रिक्शनलेस का मतलब यह है कि जो स्लिपिंग को अपोज करने वाला फोर्स है, फ्रिक्शनलेस पॉन्ड, फ्रिक्शनलेस लिखा हुआ है, ओके। So how can he get himself to the shore by throwing his shirt in vertically upward direction? No, अगर vertically upward direction में हम किसी चीज को थ्रो करेंगे तो हमारे ऊपर जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, which will not take us to the shore by spitting horizontally, ठीक। दो में इट लुक बैड, बट जब हम स्पिट करेंगे तो हमने जो स्पिट है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक मोमेंटम प्रोवाइड किया है, तो हमें हमारी बॉडी को एक बैकवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम मिलेगा, उसकी वजह से हम बैकवर्ड स्लिप करेंगे, देयर इज नो फ्रिक्शन। सो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। Now 133, a block of mass m is on an inclined plane of angle theta. The coefficient of friction, अब इसको हम समझा देते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, इस तरह का एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक पर हमने एक फोर्स लगा रखा है P अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। और अपवर्ड डायरेक्शन जो है उसको हमें पॉजिटिव लेना है, इसको हमें ग्राफ से रिलेट कराना है बाद में। और यहां पर जो फोर्सेस लग रहे होंगे mg sin थीटा जो लग रहा है वो तो फिक्स्ड है, वो डाउनवर्ड ही लगेगा। अब शुरू में p की वैल्यू कम है तो p की वैल्यू अगर कम है
तो इस ब्लॉक की टेंडेंसी होगी नीचे की तरफ स्लिप करने की एंड P इज जस्ट एनफ टू होल्ड द ब्लॉक। तो इस सिचुएशन में अगर नीचे की तरफ टेंडेंसी स्लिप करने की, तो जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो अपवर्ड लगेगा एंड जस्ट होल्ड कर ले रहा है। इसका मतलब ये फ्रिक्शन कितना है, Fs max which is mu mg cos थीटा। तो इस सिचुएशन में P की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, P अपवर्ड है सो दैट वुड बी mg sin थीटा, mg हम कॉमन कर सकते हैं, sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ये आएगी P की वैल्यू इनिशियली एंड देन जब हम P को इंक्रीज करेंगे सो अपवर्ड जो फोर्स है वो इंक्रीज किया जा रहा है। अपवर्ड फोर्स का काम है mg sin थीटा को बैलेंस करना। सो अगर P की वैल्यू ज्यादा है तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, फ्रिक्शन घटने लगेगा एंड P की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे। जब mg sin थीटा के बराबर हो जाएंगे तो P अकेला काफी है उसके वेट के कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए, फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्रिक्शन विल बिकम जीरो एंड देन फिर जब हम mg sin थीटा से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो अब इस ब्लॉक की टेंडेंसी होगी ऊपर की तरफ स्लिप करने की। इन दैट केस जो फ्रिक्शन लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा। सो बाद में फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी एंड कहां तक हम अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड ये P जो है इसको हम बढ़ा सकते हैं जब ये Fs max के बराबर हो जाए। उससे ज्यादा जब हम P फोर्स लगाएंगे तो फिर ये ब्लॉक स्लिप करने लगेगा। इसका मतलब P की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो कहां तक बढ़ा सकते हैं, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन, दैट इज mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, ये हो जाएगा। सो P की वैल्यू यहां से यहां तक हम इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसी चीज को अगर हम एक ग्राफ पर प्लॉट करें, फ्रिक्शन और जो P फोर्स है, ऑप्शन में फ्रिक्शन और P फोर्स जो है इसके बीच में एक ग्राफ की बात कर रहे हैं। सो इनिशियली P की वैल्यू कुछ है और उस वैल्यू पर जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम लग रहा है और फ्रिक्शन भी अपवर्ड में लग रहा है इनिशियली, तो फ्रिक्शन भी पॉजिटिव है एंड जैसे जैसे P हम बढ़ा रहे हैं फ्रिक्शन घटेगा, घट के जीरो हो जाएगा। उसके बाद फ्रिक्शन डाउनवर्ड होगा और डाउनवर्ड में बढ़ेगा मतलब नेगेटिव में बढ़ेगा। तो फ्रिक्शन और P के बीच में ग्राफ इस तरह का आएगा। यही ग्राफ आपसे पूछ रहे थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 134, a body moves along a circular path of radius 10 meter and coefficient of friction 0.5. What should be its angular speed if it is not to slip from the surface? तो V max is equal to हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट म्यू आर जी एंड V की जगह हम लिख सकते हैं आर ओमेगा इज इक्वल टू म्यू आर जी। सो हमसे ओमेगा की वैल्यू पूछ रहे हैं। सो ओमेगा क्या हो जाएगा, इस आर को अगर हम इधर लाएंगे तो एक आर यहां से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा म्यू जी अपॉन आर। सो म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 0.5 एंड जी की वैल्यू 9.8 लेना है हमें और रेडियस जो है वो है 10 मीटर। ओके सो ठीक है। सो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.98, 10 से डिवाइड करेंगे 0.98 इंटू 0.5 मतलब 0.98 का हाफ करेंगे, it would become 0.49 and 0.49 is square of 0.7, तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा 0.7 रेडियन पर सेकेंड। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। And next 135 section A का last question. A body of mass capital M is kept on a rough horizontal surface. Friction coefficient is mu. A person is trying to pull the body by applying a horizontal force. This is a good question. ये एक conceptually अच्छा question है। इस तरह से body एक rough surface पर है और यहाँ से एक force apply किया जा रहा है। So a person is trying to pull the body by applying a horizontal force, but the body is not moving. The force by the surface on the body is F. ठीक, तो इस फोर्स को हम मान लेते हैं कि P है और सरफेस और बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F है, उसकी वैल्यू कैपिटल F है। यहाँ पर हमसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है, बल्कि ये पूछ रहे हैं कि सरफेस ब्लॉक पर कितना फोर्स लगा रहा है, ब्लॉक और सरफेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। तो वी शुड नो कि यहां पर जब इसको ये खींचेगा तो फ्रिक्शन भी लग सकता है, साथ साथ में नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है। ये वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg के बराबर हो सकता है। इनिशियली जब ये फोर्स जीरो होगा उस टाइम पर ये फ्रिक्शन एब्सेंट होगा, तब जो फोर्स लग रहा होगा सरफेस से ब्लॉक पर वो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन होगा विच इज इक्वल टू mg। ठीक, एंड देन जैसे जैसे ये फोर्स बढ़ेगा इधर फ्रिक्शन भी बढ़ेगा एंड ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, या काइनेटिक फ्रिक्शन जब होगा तब कितना हो सकता है,
तो इस फोर्स को हम लिख सकते हैं जो फ्रिक्शन होगा दैट इज इक्वल टू म्यू एन, और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी कैपिटल एम जी, सो म्यू कैपिटल एम जी। तो इनिशियली जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ एम जी है, और बाद में जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर mg है और इस तरफ लग रहा है फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू म्यू mg। तो इस सिचुएशन में सरफेस ने जो नेट फोर्स लगाया है वो हम कैसे लिखेंगे, mg होल स्क्वायर प्लस म्यू mg होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, यहां से mg अगर हम कॉमन करें सो अंडर रूट में बचेगा हमारे पास 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक, इसका मतलब कि सरफेस जो फोर्स ऑफर करेगा वो mg से लेके इस वैल्यू के बीच में होगा। सो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mg एंड लेस देन और इक्वल टू mg इंटू रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, इसी के बीच में होगा ये फोर्स। सो इस हिसाब से ऑप्शन सी will be the right answer. Question number 136. A body of weight 64 Newton is pushed with just enough force to start it moving across a horizontal force across a horizontal floor, and the same force continues to act afterwards. If the coefficients of static and dynamic frictions are 0.6 and 0.4 respectively, the acceleration of the body will be. तो यहां पर g की वैल्यू हम 10 ले लें अगर, ओके, सो यहां पर वेट हमें दे रखा है 64 न्यूटन, और जो फोर्स लगाया जा रहा है, अब ये भी एक अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। फोर्स जो लगाया जा रहा है वो इतना है कि बॉडी मूव कर जाए, मतलब एफएस मैक्स के बराबर लगा रहे हैं, एंड देन वी नो कि जब बॉडी मूव कर जाती है तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है जो कि एफएस मैक्स से थोड़ा सा कम होता है। तो ये जो फोर्स है ये एफएस मैक्स के बराबर है, लेकिन एक्चुअल फ्रिक्शन जो लग रहा है वो एफ के है, वो उससे कम होगा। तो एक्सेलरेशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एफ एस मैक्स माइनस एफ के डिवाइडेड बाई मास। इसको हम लिखेंगे म्यू एस एम जी, और ये हो जाएगा म्यू के एम जी, एम कैंसिल हो जाएगा, जी कॉमन कर लेंगे, सो दिस बिकम्स म्यू एस माइनस म्यू के इनटू जी, ये हो जाएगा। म्यू एस की वैल्यू 0.6, ये 0.4 है, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10 अगर हम करेंगे तो then the acceleration of the body will be, ये हमसे पूछ रहे हैं। ओके, सो g के टर्म में ही इसको बताना है, यहां पर 0.2 g ऐसा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यही हो जाएगा हमारा। नाउ 137, क्वेश्चन नंबर 137, which of the following is correct when a person walks on a rough surface? ठीक, तो यहां पर क्या है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस कीप्स हिम मूविंग। अब ये जो ऑप्शन है ये अपने आप में सही ऑप्शन है, लेकिन दूसरे ऑप्शंस देखते हैं, इससे बेटर एक्सप्लेनेशन हो सकता है शायद। द फोर्स विच द मैन एक्सर्ट्स ऑन द फ्लोर कीप्स हिम मूविंग, ये भी उतना प्रॉपर नहीं है। द रिएक्शन ऑफ द फोर्स विच द मैन एक्सर्ट्स ऑन द फ्लोर कीप्स हिम मूविंग। सिर्फ फ्रिक्शन की जरूरत, सिर्फ फ्रिक्शन से ही हम वॉक नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन की भी जरूरत होती है। तो अगर हमारे ऊपर हम वॉक कर रहे हैं और हमारे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन दोनों लग रहा है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है दोनों का, उतना ही फोर्स हमने भी सरफेस पर लगा रखा है। तो हमने जितना फोर्स लगाया है उसका जो रिएक्शन होगा, नॉट नेसेसरीली द फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन भी उसमें इंक्लूडेड होगा, वही फोर्स हमें अलाउ करता है आगे मूव करने के लिए या वॉक करने के लिए। सो ए एंड सी को अगर हम कंपेयर करेंगे तो सी इज मोर प्रॉपर, सी में एक्सप्लेनेशन ज्यादा बेटर है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। And now 138, an object placed on an inclined plane starts sliding when the angle of incline becomes 30 degree. तो जैसे इंक्लाइंड का एंगल 30 डिग्री हो रहा, ब्लॉक मूव करने लग जा रहा है, then the coefficient of static friction between the object and the plane. तो अब ये हमें मालूम है कि जिस एंगल पे ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पे स्लिप कर जाता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, एंड एंगल ऑफ रिपोज और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में ये होता है रिलेशन। यहाँ पर एंगल कितना है 30 डिग्री, सो tan 30 कितना हो जाएगा 1/√3, सो म्यू इज 1/√3, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 139, सो 139 कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, यहाँ से एक ब्लॉक है, इसको इधर से खींचा जा रहा है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसका इंक्लिनेशन 45 डिग्री है। So a block of mass 200 kg is being pulled up by men on inclined plane at angle of 45 degree as shown. The coefficient of static friction is 0.5. Each man can only apply a maximum force of 500 Newton. Calculate the number of men required for the block to just start moving up the plane. तो यहां से मैक्सिमम फ्रिक्शन, एक आदमी मैक्सिमम 500 न्यूटन फोर्स लगा सकता है, तो मान लेते हैं कि n मेन है, तो n इंटू 500 इधर से ये फोर्स लगाया जा रहा है
और ब्लॉक जस्ट मूव कर रहा है, इसका मतलब इस तरफ कौन कौन से फोर्सेस हैं, mg sin थीटा एंड fs max which will be mu mg cos थीटा, ये हो जाएगा। तो ये जो टोटल फोर्स है n into 500 that must be equal to mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, इसके बराबर होना चाहिए। सो n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, मास कितना है 200 एंड g की वैल्यू 10 अगर हम ले लें, सो ये हो गया 2000 एंड देन sin 45 ये कितना हो जाएगा 1/√2 और म्यू की वैल्यू 0.2 दे रखा है, तो 0.2 इंटू 1/√2। तो √2 को अगर हम कॉमन करें तो यहां से एक √2 कैंसिल हो जाएगा और ये है n इंटू 500, तो 2 0 ये कैंसिल हो गया यहां से, एंड यहां पर एक √2 बचेगा, सो ये हो जाएगा 10√2, ठीक। और यहां पर हमारे पास बचेगा 1 प्लस 0.2 दैट इज 1.2, ओके 1.2 हो गया। सो n की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो इससे अगर हम कैंसिल करेंगे ये 2 हो जाएगा। सो n की वैल्यू जो आएगी 2 इंटू 1.2 दैट इज 2.4 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 2.4 और उसको फिर हमें √2 से मल्टीप्लाई करना है। सो √2 जो आएगा ये 1.4 होगा। यहां पर एक्चुअली क्वेश्चन में ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दे रखा है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन का हमने पढ़ लिया। सो ये √2 हमने पहले ही कॉमन कर लिया, तो यहां पर ये जो 1.2 आ रहा है ये एक्चुअली कितना होगा 1.5 होगा। सो अब ये कैलकुलेशन काफी आसान है, 1.5 इंटू 2 इज 3 हो जाएगा एंड 3 इंटू 1.4, अब ये जो नंबर आएगा 3 इंटू 1.4 विल बी 4.2, सो 4.2 मतलब 4 से ज्यादा और 5 से कम। अब नंबर ऑफ मेन तो होल नंबर में ही रहना है, 4 से ज्यादा की जरूरत है, इसका मतलब मिनिमम 500 मेन की रिक्वायरमेंट होगी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Next, 140. A block is gently placed on a conveyor belt moving horizontally with a constant speed. After 4 seconds, the velocity of the block becomes equal to the velocity of the belt. तो इस तरह से कन्वेयर बेल्ट है और इस पर एक ब्लॉक रखा जा रहा है। अब ये कन्वेयर बेल्ट v वेलोसिटी से मूव कर रही है। सो इनिशियली वो ब्लॉक बेल्ट के साथ मूव नहीं करेगा, स्लिप करेगा और उस पर जब फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, ये फ्रिक्शन फिर उस ब्लॉक को बेल्ट के साथ लेकर आएगा। सो फाइनली क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि if the coefficient of friction, अच्छा, after 4 seconds the velocity of block becomes equal to the velocity of the belt, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी बेल्ट के बराबर हो जा रही है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखा है, देन बेल्ट की वेलोसिटी कितनी है ये पूछ रहे हैं। तो यहां पर इस ब्लॉक पर अकेला फोर्स फ्रिक्शन है, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा इस ब्लॉक के लिए अभी एक्सेलरेशन है। तो यहां पर एक पॉइंट हमारे लिए ये है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसके लगने की वजह से हमेशा मोशन रिटार्ड नहीं होती है बल्कि एक्सेलरेट भी हो रही होती है। तो अगर हम इस चीज को हम ग्राउंड फ्रेम में देख रहे हैं तो इसकी मोशन यहां पर एक्सेलरेट हो रही है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। फ्रिक्शन के बारे में यह बात जानना जरूरी है कि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करता है, मोशन को रिटार्ड करता है हमेशा, नॉट नेसेसरीली। ओके, सो एक्सेलरेशन यहां पर क्या हो जाएगा म्यू, और म्यू की वैल्यू दे रखा है 0.2 और g को हम 10 अगर यूज करें तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड देन 4 सेकंड में वेलोसिटी v के बराबर हो जा रही है। तो ब्लॉक के लिए अगर हम इक्वेशन लिखेंगे ग्राउंड फ्रेम में इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक की 0 है, जेंटली उसके ऊपर रखा गया है एंड देन एक्सेलरेशन 2 एंड 4 सेकंड में उसकी वेलोसिटी बराबर हो रही है। दैट मींस ब्लॉक की जो फाइनल वेलोसिटी है वही बेल्ट की वेलोसिटी है विच इज 8 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 141. A body is moving along a rough horizontal surface with an initial velocity 6 meter per second. If the body comes to rest after traveling 9 meter, then the coefficient of sliding friction. ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये अभी इस तरह का क्वेश्चन भी किया था, इसको हम वर्क रेडी थ्योरम से करेंगे। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सो फ्रिक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू mg into displacement which is 9 meter is equal to half m and final velocity is 0 and initial velocity is 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 36। m यहां से कैंसिल हो गया और 36/2 ये हो जाएगा 18 और 9 से अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और उसको g से डिवाइड करेंगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 142. Which activity is not based upon friction?
इस तरह का क्वेश्चन ये बहुत ध्यान से हमें करना होता है। हमसे पूछ रहा है क्या नहीं सही है, कभी सही भी पूछता है, कभी नहीं भी सही पूछता है, बहुत ध्यान से ऑप्शन लगाना होता है। तो कौन सी एक्टिविटी फ्रिक्शन पर बेस्ड नहीं है? राइटिंग, ये हम लिख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक, ये पेन इस पर स्लिप कर जाती विदाउट लिविंग एनी मार्क। एंड स्पीकिंग, ऑफ कोर्स स्पीकिंग में जो टंग है वो कई जगह पर टकराती है तभी एक पर्टिकुलर साउंड्स निकलते हैं, सो फ्रिक्शन की जरूरत है। हियरिंग, इसमें एज सच फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। वॉकिंग, ऑफ कोर्स फ्रिक्शन की जरूरत है, सो हियरिंग इज द ऑप्शन, राइट आंसर सी। 143, a body of mass 5 kg rests on a rough horizontal surface of coefficient of friction 0.2. The body is pulled through a distance of 10 meter by a horizontal force of 25 Newton. The kinetic energy acquired by it. Again, ये work energy theorem से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। यहाँ पर ये बॉडी दी हुई है, इस पर हमने 25 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है और इधर से फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। इसका मास 5 kg है और ये 10 मीटर डिस्टेंस चलने के बाद रुक जा रही है। तो क्या कैलकुलेट करना है? द काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ओके, सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इस फ्रिक्शन को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना होगा? म्यू एम जी, और म्यू की वैल्यू जो है वो 0.2 है और इसका मास जो है वो 5 kg है और जी की वैल्यू 10 है। सो 10 इंटू 2, ये 10 न्यूटन हो जाएगा। सो नेट फोर्स जो है वो कितना हो गया? 25 माइनस 10, that is 15, and net force into displacement is work done, and that is equal to change in kinetic energy, final minus initial. Initial kinetic energy 0 है, so यही final kinetic energy हो जाएगी, that is 150 Newton. So option B is the right answer. Now question number 144, a body B lies on smooth horizontal table and another body A is placed on B. The coefficient of friction between A and B is mu. What acceleration given to B will cause slipping to occur between A and B? तो यहाँ पर B है, B के ऊपर A, ये बॉडी रखी हुई है। अब एक क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, दोनों के मास के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि दोनों का मास सेम है और वैसे भी एज सच इसमें मास की जरूरत है नहीं इस क्वेश्चन में। ओके, तो यहां पर इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना हो ताकि स्लिपिंग हो जाएगी? तो वो हमें मालूम है कि अगर किसी सरफेस के ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगी? दोनों साथ में चलेंगे, ए मैक्स इज इक्वल टू म्यू जी। इससे ज्यादा जब एक्सेलरेशन होगा तो ब्लॉक स्लिप कर जाएगा, तो मिनिमम एक्सेलरेशन ये हो जाएगा। ओके, सो व्हाट एक्सेलरेशन, यस, अगर हम इतना एक्सेलरेशन दे देंगे मतलब ये लिमिटिंग वैल्यू है तो ब्लॉक स्लिप कर जाएगा। Now 145, a lift is moving upwards with a uniform velocity v in which a block of mass small m is lying. तो एक लिफ्ट है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से ऊपर चल रही है और इसके फ्लोर पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। The frictional force offered by the block when the coefficient of friction is mu. तो यहां पर कितना इस पर फ्रिक्शन लग रहा है? अगर यहां पर ब्लॉक की मूव करने की टेंडेंसी नहीं है, हॉरिजॉन्टली मूव करने की, सो फ्रिक्शन 0 होगा। तो किसी तरह का ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ कि इसको हम हॉरिजॉन्टली मूव करा रहे हैं या स्लिप कर रहा है ये फ्लोर पर, तो जो फ्रिक्शन होगा दैट विल बी सिंपली 0। Now 146, a body of mass 2 kg is kept by pressing to a vertical wall by a force of 100 Newton. तो इस तरह से वर्टिकल वॉल है, उस पर एक बॉडी है, उसको हमने 100 न्यूटन का फोर्स लगाकर प्रेस कर रखा है और बॉडी का मास है 2 kg. The coefficient of friction between the wall and the body is 0.3. Then the frictional force is equal to. तो यहां पर अब इसको हम चेक करेंगे, फिर वही चीज, इसका मास 2 kg है, सो वेट 20 हो जाएगा। तो यहां पर आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एग्जैक्टली रिपीट हो रहा है। तो यहां पर हम ये पता करेंगे कि एफ एस मैक्स कितना अवेलेबल है। दैट वुड बी, एफ एस मैक्स जो होगा वो हो जाएगा म्यू एन, और म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 0.3 और एन 100 है, तो ये हो जाएगा 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन अवेलेबल है, लेकिन रोकने के लिए सिर्फ 20 की जरूरत है। इसका मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो कितना लगेगा? 20 न्यूटन। Option B is the right answer. A block of mass capital M. Now 147. A block of mass capital M placed on a frictionless horizontal table. तो ये एक frictionless सिचुएशन से आ गया है क्वेश्चन। कैपिटल एम मास है, ये पुली से बना हुआ है, और दूसरी तरफ स्मॉल एम मास है। एंड देन यहां पर हमें टेंशन कैलकुलेट करना है इस रस्सी में। तो ये जो टेंशन होगा, फ्रिक्शन है नहीं,
तो ये जो टेंशन होगा वही क्या होगा, इसके लिए नेट फोर्स होगा, उसको हम लिखेंगे ma, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम लिखेंगे mg अपॉन m प्लस स्मॉल m। ठीक, तो ये हो जाएगा टेंशन। तो उस हिसाब से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ 148, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। अ ब्लॉक ए ऑफ मास 7 kg इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल। सो आपकी बात सेम क्वेश्चन इस तरह से है, ये 7 kg है फ्रिक्शनलेस टेबल पर, और दूसरी तरफ जो ब्लॉक है, अ थ्रेड टाइड टू इट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली एंड कैरीज बाय अ बॉडी बी ऑफ मास 3 kg। सो यहां से ये 3 kg मास हैंग कर रहा है। द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, तो एक्सेलरेशन यहां पे कैलकुलेट करना है। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इसका जो वेट है वही फोर्स होगा जो सिस्टम को मूव कराएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू जी विच इज 10 अपॉन टोटल मास 3 प्लस 7 इज 10। सो ये कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। एंड सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ 149, द फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू मूव अ बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन। तो एक बॉडी है इंक्लाइंड प्लेन पर, हमें इस पर फोर्स लगा के बॉडी को जस्ट ऊपर मूव कराना है। The force required to just move a body up an inclined plane. So यहां से जो mg sin थीटा है वो नीचे की तरफ लग रहा है और बॉडी ऊपर मूव कर रही है, तो फ्रिक्शन जो लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, म्यू mg cos थीटा। तो ये जो फोर्स है, जस्ट इनफ फोर्स ताकि बॉडी ऊपर मूव करने लगे, ये कितना हो जाएगा, mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। ठीक, एंड देन इस फोर्स के बारे में क्या कह रहे हैं, just to move a body up an inclined plane is double the force required just to prevent the body from sliding down. So next case में ये बॉडी नीचे स्लिप करना चाह रही है। जब नीचे स्लिप करने की कोशिश करेगी तो उस सिचुएशन में जो फ्रिक्शन लगेगा वो ऊपर लगेगा, और हमें फोर्स अभी भी ऊपर ही लगाना है उसको नीचे स्लिप करने से रोकने के लिए। तो इस सिचुएशन में फोर्स कितना हो जाएगा, mg sin थीटा माइनस दिस फ्रिक्शन। तो नेक्स्ट सिचुएशन में ये फोर्स हो जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ठीक, एंड देन क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि ये वाला जो फोर्स है वो इसका डबल है। सो इसको हम इसको 2 टाइम्स करके इक्वेट करेंगे। सो mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इज इक्वल टू 2 mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, ये हो जाएगा। सो mg ये कैंसिल हो गया, एंड इंक्लिनेशन जो है, ओके, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखा है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये हमसे पूछ रहे हैं। ओके, सो जी भी ये कैंसिल हो गया है, म्यू हमें कैलकुलेट करना है, नो प्रॉब्लम। साइन थीटा यहां पर है और ये 2 साइन थीटा है, तो इस साइन थीटा को इधर लेकर आएंगे, एक साइन थीटा बचेगा, ये हो गया साइन थीटा। यहां पर है म्यू cos थीटा और ये है -2 म्यू cos थीटा, इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 म्यू cos थीटा। इसको इधर लेकर आ गए, tan थीटा इज इक्वल टू हो गया 3 म्यू, और म्यू की वैल्यू 0.25 है। ठीक, तो 0.25 का मतलब 1/4 है, तो 3/4 ये हो जाएगा। नाउ वी नो tan थीटा इज 3/4, दैट मींस एंगल कितना होगा, 37 डिग्री होगा अप्रॉक्सीमेटली। सो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है 36.8 डिग्री, ए इज द राइट आंसर। Now 150, the last question. A body is sliding down an inclined plane having coefficient of friction 0.5. If normal reaction is twice that of the resultant downward force. तो इस तरह से एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन पर अगर कोई बॉडी नीचे मूव कर रही है तो उसमें जो फोर्सेज लग रहे होंगे वो इस तरह से लग रहे होंगे, एंड नेट डाउनवर्ड फोर्स जो होगा वो हो जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, ये नेट डाउनवर्ड फोर्स है। एंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इफ द नॉर्मल रिएक्शन इज ट्वाइस दैट ऑफ द रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन यहां पर किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के बराबर होगा। So normal reaction, that means mg cos theta is twice of this force, which is 2 mg sin theta minus mu cos theta. So हमसे क्या पूछ रहे हैं, the angle between the inclined plane and the horizontal. So theta की वैल्यू पूछ रहे हैं, mg ये दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, this is simply cos theta, and then we have 2 sin theta minus 2 mu cos theta. Okay, so इसको हम इधर लेकर आ जाएंगे। सो cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 म्यू, और म्यू की वैल्यू जो है वो हाफ है। सो 2 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर ये 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 sin थीटा।
ठीक, सो ये हो जाएगा 1, 1 + 1 is 2, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, एंड देन sin थीटा अपॉन cos थीटा इज 1, दैट मीन्स tan थीटा is equal to 1, so theta is equal to 45 degree. So इस हिसाब से ऑप्शन C is the right answer. तो ये था आपका जो टेस्ट पेपर इस वीक में हुआ था HNPT4 उसका सॉल्यूशन, एंड आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.